हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? उम्मीद हो खैरियत से होगे आप। आपका नई डिग्री स्टार्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई एम योर टीचर फॉर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट। इसको हम पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। सो मिलजुल के एक बेहतर सेशन हम इसका बना लेंगे। सो पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस क्या है? कोई भी लेन देन जो है वो बिजनेस है। आपकी जरूरत की कोई चीज़ लेते हो, तो जिससे ले रहे हो उसके बदले आप उसको पैसे दे रहे हो, वो उसका बिजनेस कर रहा है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो कुछ चीज़ें बेचने का, तो जो वो सेटअप है आपका बिजनेस है। चाहे वो सर्विसेज का कोई ना काम स्टार्ट हो जाए या कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर दो, दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इफ वी लुक अराउंड आवरसेल्फ इन आवर सोसाइटी, we'll find thousands of examples that people are doing successful businesses. सो हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो एंटरप्राइज है। तो इसमें आप देखते हैं हम लोग, मेरा नाम हाशिम भट्ट है। सो आप लोगों से गाय बगाए गपशप रहेगी। हम लोग जूम पे क्लास भी करते हैं, तो वहाँ पे भी आप सबकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट जी एंटरप्राइज। सो हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे जी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पहला सेक्शन जो होगा बिजनेस और उसकी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा कि बिजनेस और उसकी इन्वायरमेंट क्या होती हैं, सराउंडिंग्स कैसी होती हैं, उसे कैसे इम्पैक्ट करती हैं। और उसमें हमारा पहला टॉपिक प्राइस। बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट क्या है? कहता है जी, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। बेसिकली बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, तो वो उसके सराउंडिंग की जो एनवायरनमेंट, उसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। मींस के मार्केट के पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे आजकल हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से। इसके से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। आई वोंट से कि मोस्टली बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, कुछ बिजनेस अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बिजनेसेस जो हैं अफेक्टेड ही हैं अभी। और वो अच्छा ग्रो परफॉर्म नहीं कर रहे, अच्छा ग्रो नहीं कर रहे। बट इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग द सेम फॉर एवर। थिंग्स विल चेंज इंशाल्लाह ताला, और आगे आगे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो ये उसकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो आजकल बिजनेस सफर कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक्चुअली। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस, the world in which they operate and the limits that government impose on business activity। ये बेसिकली एक दूसरे का इंटर रिलेट करते हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक वर्ल्ड। आपके बिजनेस के ऊपर कौन कौन से गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन, रूल्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। सबसे पहले हमें देखना है हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जिस सेक्टर में हम परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट की उस सेक्टर के बारे में क्या अप्रोच है। गवर्नमेंट उस सेक्टर को लेके कौन कौन से रूल्स इंप्लीमेंट कर रही है, कौन कौन सी पॉलिसीज ड्राफ्ट की जा रही हैं, और उन सेक्टर से हमें उस रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन से बिजनेस को क्या फ़ायदा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के सारे रूल्स से बिजनेस को नुकसान हो। मोस्टली बिजनेस को फ़ायदा भी होता है गवर्नमेंट के रूल से, तो वो हमें देखना है कि वो क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं। सो देखते हैं जी आगे इसमें क्या है हमारे लिए। अब कहता है जी, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड द रोल ऑफ एंटरप्राइज इन सेटिंग अप एंड डेवलपिंग बिजनेस। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे पता चलेगा जी बिजनेस की नेचर क्या है, उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, और एंटरप्राइज क्या रोल प्ले करती है एक बिजनेस को अच्छे से डेवलप करने में। अब आप लोग का एक क्वेश्चन बनता है कि जी एंटरप्राइज होती क्या है। हम इस वर्ड को बहुत यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज एंटरप्राइज? द टर्म एंटरप्राइज हैज़ टू कॉमन मीनिंग्स। एंटरप्राइज जो है इसके दो मीनिंग हैं जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर। वो क्या हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं। कहता है, फर्स्टली एन एंटरप्राइज इज सिंपली अनदर नेम ऑफ अ बिजनेस। पहली चीज़ जो एक बेसिक सा इसका मतलब है, वो एंटरप्राइज का मतलब है इसको आप कहते हो कि बिजनेस का दूसरा नाम है। अगर आपने कोई कंपनी बनाई हुई है, बिजनेस कर रहे हो, तो यू कैन से दैट दिस इज माय एंटरप्राइज। You will often come across the use of the word when reading about startups and other businesses। आप जब कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हो, उनके इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाती है, उनके प्रोसेस के बारे में बात की जाती है, स्टार्टअप्स की एक्चुअल इनफैक्ट बात की जाती है। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली वो सेटअप्स होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कोई भी बिजनेस आज किसी भी पॉइंट पे खड़ा है, किसी ना किसी जगह पे उसका इनिशिएटिव लिया गया होगा। वो एक आइडिया से जनरेट हुआ होगा कि अच्छा हमें ये काम करना चाहिए, लेट्स सी इसमें क्या पोटेंशियल नजर आता है। तो वो आइडिया जो है, जिससे वो इनिशिएटिव हुआ,
वो स्टार्टअप था कि आपने उसमें स्टार्ट किया और इवेंचुअली आप इस बिजनेस पॉइंट पे पहुंच गए हो। फिर कहता है secondly and perhaps more importantly the word enterprise describes the actions of someone who shows some initiative by taking a risk by setting up investing in and running a business। और दूसरा कहता है जी सेकंड इसका मीनिंग क्या होता है एंटरप्राइज वो एक सेक्शन को डिस्क्राइब करती है जो कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं और रिस्क लेते हैं। बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क है। कोई भी बिजनेस रिस्क के बगैर नहीं होता और रिस्क क्या कहता है कि इफ यू टेक द रिस्क यू विल एंड अप विद द गुड रिवॉर्ड्स। हायर द रिस्क मेक्स हायर द रिटर्न। जब भी कोई बंदा रिस्क लेता है कोई नया इनिशिएटिव लेता है उसमें इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद उसमें एफर्ट्स पुट इन करने के बाद उसको अच्छे एक बिजनेस फॉर्मेट में ले आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द स्टार्टअप्स विल बिकम सक्सेसफुल, लेकिन बिजनेसमैन की अप्रोच ही होती है स्टार्टअप से ही आपको पता चलता है कि आपको क्या आगे करना है क्या नहीं करना। माइट बी पॉसिबल आप कोई स्टार्टअप लो और वो एक सक्सेसफुल ना चले, लेकिन वो स्टार्टअप आपको एक ऐसा आइडिया दे जाए जिस आइडिया को यूज करते हुए आप एक नया स्टार्टअप ले सकते हो और वो सक्सेसफुल हो जाए। द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है? अब देखते हैं जी बिजनेस एक्टिविटीज का पर्पस क्या होता है। Business is any organization that uses resources to meet the needs of customer by providing a product or services that they demand। बिजनेस क्या है? बिजनेस बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है। वो रिसोर्सेज क्या जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या होती है वो कस्टमर की नीड होती है। उसकी नीड को फुलफिल करते हुए जो प्रोडक्ट बनाई जाती है वो बिजनेस बनाता है, या जो सर्विसेज कस्टमर की रिक्वायर्ड होती हैं वो दी जाती हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। सर्विस स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, ऑब्वियसली बात है आप कोई भी चीज़ को एक ही स्टेज पे नहीं बन जाती। देयर आर सर्विस स्टेज जिसमें आप उसको यूज क्रॉस करते हुए अपनी प्रोडक्ट को फाइनल शेप देते हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम जनरली बात करें तो कहता है जी आपने रॉ मटेरियल लिया, वो रॉ मटेरियल आपके लिए रॉ मटेरियल है, हो सकता है जिसने आपको बेचा उसके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट हो। आप उस रॉ मटेरियल को लेके प्रोसेस करके एक एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऑल दी स्टेजेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड एडिंग वैल्यू टू रिसोर्सेज। वो सारी स्टेजेस क्या करती हैं उसमें क्या होता है इन्वॉल्व क्या होता है जिसमें क्रिएट करते हैं या कुछ वैल्यू ऐड करते हैं उन रिसोर्सेज में, सच एज रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो एक एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनिश फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था जिसकी वो फाइनल प्रोडक्ट थी उसने वो फाइनल प्रोडक्ट एक लार्जर चंक ऑफ कस्टमर्स के लिए नहीं बनाई, उसने फ्यू लिमिटेड कस्टमर्स के लिए बनाई होगी जो उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर कहता है पीपल आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द गुड्स परचेज बाय द प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस, दैट्स ट्रू। वी आर डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस कम्युनिटी कि वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं कैसी प्रोडक्ट्स बनाती हैं हमें वो यूज़ करनी है, अनलेस अनटिल के हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड ना कर सकें। सो इफ वी टॉक अबाउट द लोकल कम्युनिटी, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द बिजनेसेस। जो बिजनेस जैसी प्रोडक्ट बनाते हैं हमें वो यूज़ करनी चाहिए। और अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भी ये बेस्ट चीज़ है कि आपका बिजनेस जैसी प्रोडक्ट बना रहा है आप उसी को यूज़ करो उसी को सपोर्ट करो। नेक्स्ट इज व्हाट डू बिजनेस डू। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि बिजनेस करता क्या है। तो ये मुख्तलिफ काम है चीज़ें हैं जो हम इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं देखते हैं क्या करता है। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स और द फर्म्स। पहली चीज़ बिजनेस क्या करता है, कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, फर्म्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि फर्म्स भी किसी ना किसी के तो कस्टमर्स होंगे उनसे कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होंगे। तो बिजनेस क्या करता है कंज्यूमर की नीड्स को और फर्म्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी कहता है देन परचेज रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेकेंडली हम क्या करते हैं उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो परचेज करते हैं। ऑब्वियसली बात है हमें पता चल गया जी एक बंदे की जरूरत ये है, अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको परचेज़ करेंगे और उस चीज़ों के बाद उस पे जो प्रोसेस करना है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर खाली चीज़ें खरीद लेने से भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी हमारी, हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे भी जाना पड़ेगा। फिर कहता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई दीज नीड्स। और फिर हमें वो क्या करना पड़ता है, सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे वो गुड और सर्विसेज बनाएंगे जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब ये दोबारा से इसको रिवाइंड करते हैं एक बार, एक फ्लो में पढ़ते हैं क्या कहता है। बिजनेस का काम है नीड्स को आइडेंटिफाई करना कंज्यूमर की और फर्म्स की,
फिर बिजनेस क्या करता है, जब नीड्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं उनको फुलफिल करने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करता है, रिसोर्सेज परचेज करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करता है, और फिर क्या करता है, वो गुड एंड सर्विसेज बनाता है जो वो बेचता है ताकि जिससे उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं। Business activity exists to produce consumer goods or services that meet the needs of customer, which are classified as, कहता है जी, business activities exist to produce consumer goods or services that meet the needs of customer, which are classified, हम इनको दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज। ज़ाहिर बात है, हमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी चाहिए। सर्विसेज में क्या आ जाता है, लाइक हमारी एजुकेशन, स्कूलिंग और हेल्थ सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें फॉल करती हैं। और कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, जो चीज़ें टेंजिबल चीज़ें होती हैं। कहता है द फिजिकल एंड टेंजिबल गुड्स सोल्ड टू बी जनरल पब्लिक, वो क्या है, आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, बिल्कुल। गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। वो बनती कहीं और हैं, बिकती कहीं और हैं, यूज़ कहीं और कर रहा होता है। दे इंक्लूड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार्स एंड वॉशिंग मशीन्स, एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज फूड, ड्रिंक्स एंड स्वीट्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो चीज़ें डिफरेंट तरह की होती हैं, टेंजेबल होती हैं और कंज्यूमेबल भी होती हैं और नॉन कंज्यूमेबल भी होती हैं, ड्यूरेबल भी होती हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। जैसे गाड़ी, घर है, फिक्स आइटम्स हैं आपकी, वो आप डेली तो नहीं परचेज करते, यू परचेज वंस और ट्वाइस इन योर लाइफ स्पैन। और दूसरा जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं वो हम डेली परचेज कर रहे हैं, ग्रॉसरी हो गई, आपकी फूड हो गई, ड्रिंक आइटम्स हो गई, स्वीट्स हो गई, जो चीज़ें हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं। फिर कहता है कंज्यूमर सर्विसेज क्या है, द नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। कंज्यूमर सर्विसेज क्या है, वो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट जो जनरल पब्लिक को बेची जाती हैं, वो आती हैं जी इसमें आपकी कंज्यूमर सर्विसेज में। दे इंक्लूड होटल अकोमोडेशन, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड ट्रेन जर्नी एंड एक्सेट्रा। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज, व्हाट डू बिजनेस नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखो, हमें क्या चीज़ बनानी है और क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। जब रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमारी पहली सोच ही जाती है जी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनिशियली क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको आगे फर्दर हम जितने मर्जी ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, मेन ऑर्गेनाइजेशन। लैंड क्या है, दिस जनरेट्स term include not only land itself but all of the renewable and non-renewable resources of nature such as coal, crude oil and timber। अब ये लैंड से आपको क्या क्या मिलता है, बेसिकली लैंड सिर्फ आप जमीन ही नहीं मिलती, जमीन से और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यू गॉट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड, ठीक है, आपको कोयला मिलता है, हम ऑयल मिलता है, हमें लकड़ी मिलती है। ये डिफरेंट चीजों में हमारी चीजें यूज होती हैं जो कि लैंड ही प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, आपकी जितनी भी फसलें लग रही हैं वो भी ज़मीन पे लग रही हैं, उसके लिए लैंड चाहिए आपको, ठीक है, जितने क्रॉप्स हैं आपके। उसके बाद आपको घर शर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी लैंड से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल चाहिए हमें वो भी लैंड के नीचे से निकल रहा है। फिर लेबर क्या कहती है, लेबर कहती है जी मैनुअल एंड स्किल्ड लेबर मेकअप द वर्कफोर्स ऑफ द बिजनेस। लेबर क्या है आपकी, मैनुअल जो हाथ से काम कर रहे हैं या जो स्किलफुल लोग हैं, वो सारी आपकी लेबर की कैटेगरी में फॉल करती है। और लेबर क्या करती है, वो आपकी बिजनेस की वर्कफोर्स होती है। अब बिजनेस की वर्कफोर्स होती है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, बट दैट्स अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर बात आ जाती है कि हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, क्या हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो, स्टिल नॉट। हमें कैपिटल भी चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए। कैपिटल क्या होता है, दिस इज नॉट जस्ट द फाइनेंस एंड नीडेड टू सेट अप अ बिजनेस एंड टू पे फॉर इट्स कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, बट आल्सो ऑल ऑफ द मैन मेड रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन। देखो, कैपिटल क्या है, सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे हम कि जी बिजनेस बनाने के लिए हमें फंड्स चाहिए, फंड्स आ गए, बिजनेस बन गया, और फिर उसको हम बिल शिल पे करने के लिए, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए पैसे चाहिए, उन पैसों का भी अरेंजमेंट हो गया। उसके अलावा हमें और क्या चाहिए, मैन मेड रिसोर्सेज चाहिए जो हमारी प्रोडक्शन में यूज होंगे। कैसे, अब दीज इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स सच एज कंप्यूटर, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड व्हीकल्स। अब ये सारी चीजें क्या हैं, दे आर मैन मेड, लेकिन इनकी एक्यूरेसी इंसान से ज्यादा है। वो किस तरह से, इंसान ने एक दफा चीज बना दी, दैट्स अ परफेक्ट थिंग, लेकिन अब उस चीज को फर्दर यूज करना, अगर हम दोबारा वैसी बनाएंगे, हो सकता है हाथ से बना रहे तो उसमें वेरिएशन आ जाए, बट व्हेन वी यूज इट द कंप्यूटर सिस्टम फॉर दैट, तो वो उसने एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करना है, और वो एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करने से उसकी एक्यूरेसी में फर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा।
फिर कहता है एंटरप्राइज कहती है दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, obviously organization is the driving force, that's true, provided by risk-taking individuals that combines the other factors of production into a unit capable of producing goods and services. बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि कहाँ से आती है, जो कि हमें रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल लोगों से मिलती है, उसे प्रोवाइड करते हैं। इस सबको इकट्ठा करके फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं, चीज़ें सर्विस बनाते हैं, बाद में बिकती हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, जो हमारी ज़रूरियात को, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं। इट प्रोवाइड्स अ मैनेजिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रोल। और ये क्या करती है, उसको इसमें 3 रोल प्ले करती है। पहला मैनेज करती है, फिर डिसीजन मेकिंग करती है, फिर कोऑर्डिनेट करती है। अगर हमारे पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, एंटरप्राइज ही ना हो, फिर भी हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास हर चीज़ का प्रॉपरली होना। फिर कहता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग और एडिंग वैल्यू। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है? जैसे अक्सर हम देखा होगा मैकडॉनल्ड्स का आप मील लेते हैं, तो उसमें कहते हैं जी वैल्यू एडिशन कर लें, वो थोड़े से पैसे और देके अपसाइज कर देते हैं। वो जो अपसाइज है, दैट्स अ वैल्यू एडिशन। ऑल बिजनेस एम टू क्रिएट अ वैल्यू बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग वैल्यू। अब बिजनेस क्या करते हैं? देखो, हम बिजनेस क्यों करते हैं? फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे अर्न होगा? कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो इतनी अच्छी बनाएं कि बिके और ज़्यादा बिके। और उसको बेचने के लिए क्या जरूरी है? उस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट, जितने पैसों में हमने वो खरीदा, उस पर जो एक्सपेंस किया, वो ऐड करके जितने भी हम चीज़ अपनी बेच रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? उसको क्रिएट, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं बेसिकली। वो वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स भी है, और वो वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अप्रोच भी है। If a customer is prepared to pay a price that is greater than the cost of material used in making or providing a good or services, then the business has been successful in creating value. This can also be referred to as adding value. अब कहता है जी अगर कस्टमर कन्विंस हो गया कि मैंने इसकी जो प्राइस जिसने खरीदा था मटेरियल, ये लगाया, उस पर ये प्रोसेस किया, मैंने उससे ज़्यादा पैसे देने हैं इसको, क्योंकि जो प्रोसेस किया उस पर एक्स्ट्रा चीज़ें लगी, उसमें पैसे ऐड हो गए, तो इसका मतलब है वो बिजनेस सक्सेसफुल है वैल्यू क्रिएशन करने में, उसने एक अच्छी वैल्यू ऐड कर ली। और वो उसको क्या कहते हैं, इसको आप एडिंग वैल्यू भी कह सकते हो। एडिड वैल्यू क्या है आपकी? कहता है जी इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बॉट इन मटेरियल एंड द प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स दैट सोल्ड फॉर। एडिड वैल्यू क्या है? आपने जितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर जो भी प्रोसेसेस किए, जो भी इस पर एक्सपेंस किया, वो ऐड करने के बाद, अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद जिस चीज़ पर चीज़ें बेच रहे हो, वो क्या आपकी एडेड वैल्यू है। कि मैंने 10 रुपए की चीज़ ली, इसके ऊपर मैंने प्रोसेस किया, वो 5 रुपए का हुआ सारा, उस पर मेरा एक्सपेंस आया। अब मुझे चीज़ की कॉस्ट पड़ गई 15 रुपए, अब मैं वो 20 रुपए की बेच रहा हूँ, तो मेरा उसमें क्या हुआ? वैल्यू एडिशन भी हो गया और मेरा प्रॉफिट भी निकल आया। फिर कहता है जी क्रिएटिंग और एडिंग वैल्यू की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है। हम एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल है, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द फिनिश गुड। हमने एक घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो लैंड चाहिए, जो जगह जिस पे घर बना सकें। उसके बाद वो रिसोर्सेज चाहिए जिनको यूज करते हुए आपका घर बनेगा। अब वो रिसोर्सेज क्या हैं जिनको यूज करते हुए आपका घर बनेगा? वो आपका लेबर आ जाएगी, रॉ मटेरियल आ जाएगा, सरिया आ जाएगा, पाइप्स आ जाएंगे, वो चीजें जो आपके माइंड में आ सकती हैं घर बनाने के लिए चाहिए, वो होंगी। और उसके बाद जो उसकी आउटपुट निकलेगी, दैट्स अ हाउस। अब इसको पढ़ लेते हैं। कहता है जी विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू अ बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एज other costs have to be paid and usually a profit must be made to justify staying in operations। बेसिकली क्या होता है, अगर आप उसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं करते तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि आपने उसकी बाकी कॉस्टेस पे करनी है, तो उसके बाद आपने उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, जो कि डील को जस्टिफाई करेगा। फ्रॉम द वैल्यू क्रिएटेड और एडेड बाय द बिजनेस टू बिल्ड अ हाउस, other costs have to be paid such as labor and rent, so value created by a business is not the same as profit। दैट्स ट्रू। क्योंकि जो आपने लैंड की कॉस्ट ली, उस पर जो एक्सपेंस किया, उस पर जो प्रॉफिट चार्ज किया, प्रॉफिट आपका वो एट द एंड कैलकुलेट होगा। लैंड की कॉस्ट के अलावा सारा आपका प्रॉफिट नहीं है, वो तो आपका एक्सपेंस हो रहा है उस पर। जो मटेरियल की कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो, वो उस पर वो आ रही है। अब मटेरियल की कॉस्ट भी तो बेयर करेंगे, तभी जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ना हमारी। तो कहता है हाउएवर if a business can create increased value without increasing its cost, then profit will increase। ऑब्वियसली बात है, अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ा लें उसकी कॉस्ट बढ़ाने के बगैर, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल कैसे है कि अगर हम चीज़ अच्छी और सस्ती प्रोड्यूस कर लें और मार्केट प्राइस से सस्ती प्रोड्यूस कर लें, तो इवेंचुअली हमारा प्रॉफिट मार्जिन
इंक्रीज कर जाएगा। अब वो जो प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज करेगा, वो हमारा सॉलिड प्रॉफिट होगा जो इंक्रीज किया है। अब वो सॉलिड प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, दैट्स गुड फॉर अस। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बैकएंड पे रहते हुए हम लोग पहले अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर लें, कि हम उस कॉस्ट पे जाके इस इतनी एक्सपर्टी लेवल्स पे जाके काम करें कि हमारे में एरर्स आए ना, हर चीज एफिशिएंटली हो रही हो, तो उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। फिर कहता है हाउ बिजनेस कुड क्रिएट एडेड वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट्स। अब बिजनेस कैसे अपनी प्रोडक्ट में एडेड वैल्यू करते हैं, हम उसकी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट में कैसे वैल्यूज ऐड करते हैं। जैसे एक ज्वेलर्स है, दूसरा स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल देखते हैं। अब ज्वेलर्स कौन होते हैं? ज्वेलर्स वो लोग होते हैं ज्वेलरी बना के बेचते हैं। लाइक यूजुअली जब भी ज्वेलर की बात आती है माइंड में, तो हमारे माइंड में क्या आता है? गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलर के जो उसके ज्वेल्स बना के बेच रहे होते हैं। अब कहता है वेल डिजाइंड शॉप विंडो डिस्प्ले अट्रैक्टिव शॉप फिटिंग्स वेल ड्रेस्ड एंड knowledgeable shop assistant and a beautiful boxes offered by to customer to put new jewelry in। अब ज्वेलर्स कैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, चीज़ों को कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं? एक अच्छा सा सेटअप बना के, अच्छी सी प्रेजेंटेबल शॉप बना के, अच्छी सा स्टाफ रख के, वेल लुकिंग और वेल प्रेजेंटेड स्टाफ हो जिसको चीज़ों का पता हो, वेल ड्रेस हो। ऐसा ना हो कि एक ज्वेलरी शॉप में आप आए हो तो आपका स्टाफ स्टिंकी है वहाँ पे, और आप अच्छा असिस्टेंट हो जो लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करे, अच्छे प्रेजेंटेबल बॉक्सेस अपने नाम के बना के हम कस्टमर को ज्वेलरीज में डाल के दे सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारी वैल्यू एडिशन होगी और कस्टमर हमारे उस शॉप से सेटिस्फाई होगा, दोबारा भी आएगा। अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज रोज डेली परचेज नहीं करते हो, लेकिन अब ये ज्वेलरी डेली परचेज नहीं की जाती है, स्टिल उसके बावजूद वो जब भी परचेज की जाती है उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, तो महंगी आइटम है। इसमें आपको शॉप को अच्छा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए जिससे आपको वैल्यू एडिशन हो जाए। These features might allow to an increase in jewelry prices above the additional cost involved। अब ऑब्वियस सी बात है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं आएगा। अब इसमें भी जो एक्सपेंस होगा वो बिजनेसमैन ने कहाँ से लेना है? वो उसने उस प्रोडक्ट में से लेना है कि उसको बनाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए, आपको देने तक के लिए जो जो एक्सपेंस उसने किया है वो सारी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। इस यहाँ स्वीट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मिठाइयाँ बनाते हैं। कहता है एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग ऑफ द बोर्ड्स ऑफ स्वीट्स टू क्रिएट एन इजीली रिकग्नाइज्ड नेम एंड ब्रांड आइडेंटिटी, attractive packaging, selling through established confectionery shops and not cheap vending machine। अब अच्छी स्वीट्स जो आप बनाते हो वो अच्छी जगहों पे बिकेंगी, उसकी अच्छी शॉप, प्रेजेंटेबल शॉप होगी, अच्छे से एडवर्टीजमेंट होगी। उससे भी क्या फायदा होगा आपको? आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर डेटाबेस ही बढ़ता जाएगा। फिर कहता है हायर प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल ब्रांडिंग शुड क्रिएट एडेड वैल्यू। अब आपने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की, सक्सेसफुल की, उससे क्या हुआ? उसकी वैल्यू एडिशन होगी। अब उसमें वैल्यू एडिशन में क्या हुआ? उसका जो एक्सपेंस एक्स्ट्रा हुआ है उसके पैसे भी तो आपने चार्ज करने हैं ना, वो चार्ज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही होंगे। मींस एट द एंड वो कस्टमर को ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन अब वो वैल्यू एडिशन से शायद कस्टमर को 1-2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दे या 5-10% एक्स्ट्रा पे कर दे फॉर हिज और हर सेटिस्फेक्शन। ये बेसिकली वैल्यू एडिशन है। अब इसको देख लेते हैं। कहता है अब बिजनेस नीड, बिजनेस को क्या क्या चाहिए है। एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। हम बात करें साइट फॉर बिल्डिंग की, तो अब अगर आपका बिजनेस है उसको आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो चाहिए है आपको लैंड, फिर कैपिटल। बिजनेस ने क्या किया? लैंड एक्वायर किया, कैपिटल लगाया, एक घर बना लिया या फैक्ट्री जो भी बनाना है बना लिया। अब उसके लिए उसके पास कस्टमर्स भी आएंगे, सप्लायर्स भी आएंगे। फिर वो क्या किया? लेबर होगी उसके पास और एंटरप्राइज होगी। अब लेबर क्या करेगी? वो काम करेगी। एंटरप्राइज क्या करेगी? जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस पे। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है। गवर्नमेंट क्या करेगी? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखेगी, स्कूल कॉलेजेस को देखेगी। अब हम इसको इनिशियली देखते हैं। आपने पहले लैंड एक्वायर किया, साइट फॉर बिल्डिंग, फिर आपने रॉ मटेरियल को एक्वायर किया। ये काम कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। फिर बिजनेस ने लेबर ढूंढी और एंटरप्राइज ने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। ये एक प्रोसेस पूरा हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? कैपिटल में हमने फाइनेंसेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और मशीन सारा कुछ ऐड कर लिया। अब इसमें दो हेड ऐड होंगे आपके, एक कस्टमर, एक सप्लायर। अब सप्लायर वो लोग जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, कस्टमर वो लोग जो आपके इस प्रोडक्ट के कस्टमर्स होंगे। फिर जब आप ये भी कर ले तो देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको क्या क्या रूल्स एंड दे रही है, आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, क्या-क्या सपोर्ट दे रही है, क्या-क्या सर्विसेज दे रही है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक घर बनाने के लिए देखो कितने ज़्यादा लोग भी इससे इन्वॉल्व हो गए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। ये इस पहला एंटरप्राइज के बारे में था। अगर कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई है तो फील फ्री टू आस्क मी। आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जूम की क्लास में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो या ईमेल पूछ सकते हो। हम कहीं पे भी इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सो टेक केयर।